हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 4.4 को ख़त्म किया था और आपको कुछ एग्जांपल दिए थे करने के लिए 13, 14, 15 और 16, 17, 18 और एक्सरसाइज 4.4 के पीछे वाले 3 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने कर भी लिए होंगे। अगर फिर भी उनमें से कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों की, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ये एग्जाम्पल है नंबर 11 और नंबर 12। तो ध्यान से देखो बेटा, नंबर 11 एग्जाम्पल पहले मैं ये करवा देता हूँ, उसके बाद 12 नंबर करेंगे। 11 में बोला गया फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ होल स्क्वायर इज 290। बेटा दो कोई कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर है और उनका स्क्वायर का सम है ना वो 290 है। इतनी बात देने के बाद हमें कहता है इन दोनों नंबर को निकाल के लाओ। और अगर यहाँ इवन भी होता तो भी क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता, मतलब इवन और ओड के लिए स्ट्रक्चर है वो एक जैसा रहता है, इसलिए ध्यान से देखें। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है सर अगर यहाँ इवन होता तो भी सेम प्रोसीजर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है जो कि एग्जाम्पल है। लेट फर्स्ट इंटीजर x, ठीक है। इसी तरह लेट सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर वो होगा ओड है। लेट फर्स्ट ओड इंटीजर, लेट फर्स्ट ओड इंटीजर आपका x हो गया। लेट सेकंड कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर, ओड इंटीजर वो हो जाएगा आपका x+2। यही मैं आपको कह रहा था बेटा, अगर यहाँ इवन भी होगा ना तो भी x+2 ही आएगा। कैसे आप बताओ, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डैश, ये ओड नंबर है ना। हर एक नंबर 2 प्लस करने के बाद आता है। 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 प्लस करेंगे 7 आएगा। तो अगर कंसेक्यूटिव आपको कोई इंटीजर निकालना, 2 प्लस कर दो। यही कहानी इवन में होती है, सेम प्रोसेस है। अगर यहाँ भी 2 प्लस करेंगे तो ही नंबर आएगा। तो अगर ओड या इवन दोनों ही आ जाए तो भी इस तरह का ही क्वेश्चन होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर, ये आपका x+2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है इनकी स्क्वायर का सम 290 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बात है, इनका स्क्वायर मतलब पहले का x स्क्वायर हो गया, दूसरे का x+2 का स्क्वायर हो गया, उसका जो सम है वो 290 है। ओके, अब आगे आपको बताइए, ये तो x स्क्वायर ही हो गया, ये तो फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का 290 इधर आगे माइनस का, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और माइनस का 290 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 286 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनाने से पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 143 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो बात आ गई फैक्टर पे। तो बेटा ऐसे फैक्टर बनाओ, सम करूँ तो प्लस का 2 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 143 आए। तो प्लस का 13 और अगर माइनस का 11 हो तो 13 में से 11 जाएगा, 2 बचेगा और 13 11 जब 143 होता है। तो x स्क्वायर a का 13x, a का माइनस का 11x और माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया x, तो x+13 और यहाँ माइनस 11 कॉमन आया तो x+13 इज इक्वल टू 0। तो x+13 कॉमन आया तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x+13 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 13 इधर आके माइनस का और माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 11 इधर आके प्लस का। तो माइनस का तो नंबर होता नहीं, शायद यहाँ पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखना भूल गए थे अपन। लेट फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर,
लेट सेकंड पॉजिटिव कंजेक्टिव ओड, यहाँ पॉजिटिव ओड है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो रिजेक्ट ही हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 11। तो अगर ये फर्स्ट 11 है तो सेकंड 11 प्लस 2 कितना हो गया 13। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपने अपनी प्रॉब्लम बताई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। बेटा इसकी स्टेटमेंट ध्यान से समझ लोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, और स्टेटमेंट अगर समझ नहीं आई तो थोड़ा मुश्किल होगा। कहता है ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन होज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बेटा जिसकी ब्रेथ जो है वो लेंथ से 3 कम है। आप इसको बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये इसकी ब्रेथ होगी, ये x लेट कर लेते हैं तो लेंथ इसकी 3 से ज्यादा है, मतलब ब्रेथ इससे 3 कम है। तो अगर ये x लेट करे तो ये x माइनस 3 लेट करो, अगर ये x लेट कर रहे हो तो ये x प्लस 3, ये भी x प्लस 3 और ये भी x, क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई आपको। इसके बाद कहता है इट्स एरिया, इसकी बात कर रहा है its area is to be 4 square meter more than the area of the park of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base is the breadth of rectangular park and altitude is 12 meter। फिर बाद में कहता है कि इसका जो एरिया होगा वो 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होगा, किससे? इसके ब्रेथ को यूज करते, इसके ब्रेथ को बेस यूज करते हुए इसके ऊपर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रही है उसके एरिया से, और जिसका एल्टीट्यूड 12 है। शायद आपको अब भी समझ नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूँ। इसने ये बोला कि सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क है, हमने रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद ये बोला कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 ज्यादा है, या ब्रेथ है वो लेंथ से 3 कम है, वो एक ही बात है। तो अगर ब्रेथ को मैं x मान रहा हूँ तो x प्लस 3 है, तो ये देखो लेंथ इससे 3 ज्यादा होगा। अब आगे बोला इसका इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होगा, इसके बेस जो इसका जो ब्रेथ है इसको बेस मानते हुए इसके ऊपर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाए तो मैं इसके ऊपर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना लेता हूँ। आइसोस्केलेस में ये और ये इक्वल होती है, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो आपका 12 मीटर है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको क्वेश्चन अच्छा समझ आ गया। अब इसका जो एरिया है वो इस एरिया से 4 मीटर ज्यादा है, ये इसने बताया है। तो ए बी सी डी ए, तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क x मीटर। ठीक है, इसी तरह लेंथ को लेट किया अपने, वो 3 ज्यादा है, x प्लस 3 मीटर। समझ आया? अब बात चल रही है एरिया पे, इसका एरिया इससे 4 मीटर ज्यादा, अपन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ होता है, तो लेंथ आपकी x प्लस 3 है और ब्रेथ आपकी x प्लस 3 है, वो कोई बात नहीं, आगे पीछे बोल गया मैं। तो ये आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 3x। इसी तरह आप एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो नॉर्मल सी बात है, एल्टीट्यूड दे रखा तो ये 90 डिग्री का होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो 1/2 बेस आपका x में काम कर गया, हाइट आपकी 12 काम करेगी, ये 6 आ गया तो 6x आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एरिया इससे 4 ज्यादा है, मैं दोनों को लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 3x और 6x, ये इससे 4 ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें 4 प्लस कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इधर लाओगे, ओके,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गए। फिर बात फैक्टर पे पहुंच गई, फिर फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो बताइए क्या फैक्टर पॉसिबल है। सम करे तो -3 और मल्टी करे तो -4। तो क्या ऐसे आप फैक्टर बनाए जो इस चीज़ों को गेट करते हैं। तो -4 बने, -3 बने सम करने से और मल्टी करे तो -4। तो -4 और प्लस का 1 सम किया तो -3 और मल्टी किया तो -4। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1x -4। बस ये दो सेम लिखता हूँ, इसकी जगह इनके साथ x लगा के लिख देता हूँ। तो x कॉमन है तो x -4, 1 कॉमन है तो x -4 इज इक्वल टू 0। तो x -4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x -4 को 0 के बराबर रखा तो प्लस का 4 आ गया, एक x -1 प्लस 1 को रखा तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का, तो माइनस में तो हो नहीं सकती कोई लेंथ ब्रेथ। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, तो ब्रेथ आपकी आ गई 4 और लेंथ आ गई 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और आपका 11 और 12 नंबर प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई है। बेटा ये था आपका 4th चैप्टर। कल भी मैंने आपको एग्जांपल नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिया है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, वहाँ अगर आप कमेंट करोगे तो भी आपकी बात मेरे तक पहुँच जाती है। तो वहाँ से आपको अगले जो वीडियो बनाता हूँ उसमें इन चीज़ों को सोल्व कर दिया जाता है। तो आगे बढ़ते बेटा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये चैप्टर नंबर 4 था। अब आगे आ रहा है चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, एक ऐसी प्रोग्रेशन मतलब एक ऐसी सीरीज जिनमें डिफरेंस बिल्कुल सेम हो, इस तरह की सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीरीज है 2 4 6 8 10 डैश 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 100। आप इस सीरीज को ध्यान से देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना 2, इन दोनों में डिफरेंस कितना 2, इन दोनों में भी कितना 2, इन दोनों में भी कितना 2, और जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं कंसेक्यूटिव दो नंबर, उन सारों में डिफरेंस 2 2 का आ रहा है। इट्स मीन कॉमन डिफरेंस बन रहा है, सारों में डिफरेंस है वो सेम बन रहा है। तो इस तरह की जो सीरीज होगी वो एक एपी होगी। तो हमें यही कई बार चेक करना पड़ जाता है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी को चेक करने का एक ही तरीका है कि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है क्या। भाई आपस में निकलने वाला डिफरेंस अगर सेम है तो ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके बाद इसमें और भी ऐसी बातें होंगी जिनको हमें जानना जरूरी होता है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये इसमें टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और डैश डैश ये लास्ट टर्म है। ओके, तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि फर्स्ट टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म को ए भी डिनोट किया जाता है और A1 भी डिनोट किया जाता है, दोनों ही कई बार जरूरत पड़ने पे पकड़ लेते हैं। तो ए जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा 2, ये आपकी सेकंड टर्म है नेक्स्ट, जिसको A2 ही डिनोट किया जाता है जो कि 4 आ गया। अगली आपकी थर्ड टर्म हो गई जिसको A3 डिनोट किया जाता है 6, और करते करते ये थर्ड है तो ये फोर्थ है, ये सिक्स्थ और ये लास्ट टर्म होगी। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा, इसको तो काउंट कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब इसका क्या अंदाजा हमारे पास। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, जिसको बोला जाता है AN। N का मतलब है कि एनवी टर्म है, हमें पता तो नहीं है पर इसको N मान लिया। जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे ये कौन सी है एनवी टर्म है। तो ये AN आपका 100 आ गया।
हमें इन बातों का भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है और लास्ट कौन है, और उनको डिनोट कैसे किया जाता है। एक होगा इसमें कॉमन डिफरेंस, जिसको कि डी, डिफरेंस से ही डिनोट किया जाता है डी, और उसको निकालने का तरीका है a2 माइनस a1। दूसरे में से पहला माइनस कर दो, अब सारे निकालने नहीं हमें, इसमें से इसको माइनस करके इसमें से, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता है, बस एक निकाल लो आप। तो 4 में से 2 गया, क्या आ गया आपका 2। तो ये आपका एक इसके ऊपर छोटा सा कंसेप्ट था, बेस था, जिसके बारे में आपको पता चले कि किसे ट्रम बोलते हैं, ये ट्रम है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये लास्ट। फिर आपको फर्स्ट टर्म बता दिया, सेकंड बता दिया, फिर कॉमन डिफरेंस के बारे में और उसको निकालने का फार्मूला पे। अब जैसे कि हमने एक एपी से, एक सीरीज से हमने इतनी सारी चीजों को पता कर लिया कि फर्स्ट टर्म कौन है, सेकंड कौन है, कॉमन डिफरेंस कौन है। इसी का रिवर्स कई बार हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सिर्फ इतनी दो ही टर्म होती है, एक तो ए होता है जिसको ए या ए1 बोलते हैं, और एक डी होता है कॉमन डिफरेंस। उससे कई बार इस एपी को बनाना पड़ जाता है। तो वो कैसे बनता है वो भी अपन साथ साथ सीख लेते हैं। पहली जो टर्म होगी उसको ए ही बोला जाता है, फर्स्ट जो टर्म अभी मैंने बताया था उसको ए ही बोल देते हैं। सेकंड को ए प्लस डी बोलते हैं, थर्ड को ए प्लस 2d, फोर्थ को ए प्लस 3d, फिफ्थ को ए प्लस 4d, डैश डैश, ऐसे बहुत टर्म निकल जाएगी। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। इस तरह हमने ये टर्म निकाला। फर्स्ट को ए से डिनोट किया जाता है, सेकंड को ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये एक डिनोट था, तो इसको डिनोट किया जाता है। ये उसको निकालने का एक तरीका है, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये a2 है, मतलब a2 को निकालने का तरीका है। अब मैं चेक करवा देता हूँ कि इससे अगर हमने इनको बनाया तो क्या आप इनसे ये बना सकते हैं इस तरीके से। तो पहला बनाना तो a, तो a की वैल्यू 2, तो देखो पहला 2। अगला है a प्लस डी, तो a आपका 2 है, प्लस डी भी आपका 2 है, कितना हो गया 4, देखो 4 ही। अगला और निकालो, a प्लस 2 इंटू डी कीजिए 2, तो ये आ गया 2 2 जो 4 और 4 और 2 कितना हो गया 6, देखो 6 है। अगला a प्लस 3 इंटू डी, तो ये 2 3 जो 6, 6 और 2 कितना आ गया 8, देखो ये निकलती जा रही। तो ये मैंने आपको दोनों बातें बता दी। कई बार इस एपी से ए और डी निकालना पड़ जाता है, और कई बार ए और डी से एपी बनानी पड़ जाती है, तो ये फार्मूला काम आ जाता है। अब आप सोच में बैठ गए, सर फर्स्ट टर्म निकल गई, सेकंड निकल गई, थर्ड निकल, अगर 50वीं टर्म निकालनी हो सर तो क्या ऐसे अपन सारी निकाल के देखें? नहीं, कोई जरूरी नहीं। आपने एक चीज देखी होगी, सेकंड टर्म निकाली तो सिर्फ डी आया, थर्ड टर्म निकाली तो 2d आया, फोर्थ टर्म निकाली तो 3d आया, फिफ्थ टर्म निकाली तो 4d आया। कुछ समझ आया? देखो ए तो सारों में आ रहा है, तो 1000वीं टर्म निकालो, 50वीं निकालो, ए तो आएगा। प्लस अगर आप सेकंड टर्म निकाल रहे तो 1d आया, थर्ड टर्म निकाल रहे तो 2d आया, मतलब d के साथ एक कम मल्टीप्लाई में आता है। और अगर 50वीं टर्म निकाल रहे तो क्या आएगा, a प्लस 49d आएगा। तो a की वैल्यू 2 प्लस 49 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 49 की 2 से 98, क्या आ गया 100। तो ये आपकी 50th टर्म थी। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों को अगर निकालना पड़ जाए तो हम निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो बेस बताया है किसी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, समांतर मतलब समान अंतर वाली, तो इनका जो अंतर है वो समान समान चल रहा है। ओके, अब आप बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अंदर, और एक्सरसाइज को करेंगे तो जाके कुछ हमारी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तभी जाके आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखो बेटा, एक्सरसाइज नंबर 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में आज आप स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करोगे, थोड़ा समझने में आसानी होगी, और क्वेश्चन नंबर 1 आप इस एक्सरसाइज के एंड में करेंगे। तो देखो क्या क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट
first four term of an AP when the first term and common difference D are given as follow। अगर आपको AP में A और D दे दिया जाए तो आपको AP के 4 टर्म बनानी है। अभी जो मैंने बताया था कि कई बार तो AP से A और D निकालना पड़ता है और कई बार A और D से AP बनानी पड़ जाती है। दोनों चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू भी 10 दे रखी है। अब आपको पहले 4 टर्म, तो पहले 4 टर्म में तो एक तो होगा फर्स्ट टर्म जिसको A या A1 दोनों ही बोला जाता है, तो A तो आपका 10 ही आ गया। फिर होता है सेकंड टर्म जिसको अपन बोलते हैं A प्लस D, निकालने का तरीका बोलते तो A2 है, तो A2 ठीक है, A प्लस D निकालने का तरीका, तो वो हो गया A है 10 और D भी 10, कितना आ गया 20। इसी तरह यहाँ A लिख लो, वो आपका आ गया 10। फिर इसके बाद थर्ड टर्म लिखने का तरीका A3 और निकालने का A प्लस 2D। A आपका 10 है, 2 इंटू D भी 10 है, तो 10 प्लस 20 कितना आ गया 30। इसी तरह फोर्थ टर्म जिसको निकालने का लिखने का तरीका A4 और निकालने का A प्लस 3D। ये टर्म है, ये इसका नंबर और ये निकालने का उसका तरीका फार्मूला है। तो A प्लस 3 इंटू 10 30, तो ये आपका कितना आ गया 40। तो हमें 4 टर्म पूछे थे, चारों हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट पूछेगा, सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, बस ये इरेज करना, बाकी सारा सारा काम आ जाएगा आपको। ये देखो बस वही काम आ गया। तो A है -2 और D है 0। देखो तो A -2, तो फर्स्ट तो A ही होता है -2। अगला होगा A प्लस D, तो A -2 प्लस D कीजिए 0, तो -2 ही आ जाना, क्योंकि 0 प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं। फिर A -2 2 इंटू D कीजिए 0, तो -2 प्लस 0 फिर -2 आ गया। अगला A -2 3 इंटू 0, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये तो 0 0 0 बनना और 0 प्लस माइनस करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड है A4 और D -3। A4 है और D -3, तो A की जगह आ गया सीधा ही 4, ये तो सीधा ही देख के लिखना होता है। फिर सेकंड है A प्लस D, D की जगह -3, तो ये -3 हो जाएगा, क्या आ गया 1। इसी तरह A आपका 4 प्लस 2, D की जगह -3, तो ये -6 हो गया, तो ये आपका आ गया -2। A की जगह 4 प्लस 3, D की जगह -3, तो 4 और ये -9 हो गया, जो कि -5। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा आपको। तो बेटा 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, 2 पार्ट इसके और हैं जो कि आपको अपने आप करने हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इससे आसान है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एपी देके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, जो कि बड़ा आसान होता है बताना। तो सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है AP है 3 1 -1 -3 डैश डैश। तो इसने ये बताया है फर्स्ट टर्म बतानी है आपको। तो फर्स्ट टर्म तो अभी कैसे निकलते हैं बता ही रहे थे। फर्स्ट टर्म तो A ही होता है, या A1 A की बात है, क्या आ गया 3। फिर पूछा इसने कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को D बोला जाता है। निकालने का तरीका A2 -A1, दूसरे में से पहला माइनस कर दो, दूसरा है आपका 1, पहला है -3, तो क्या आ जाएगा -2, आपका आंसर है। बस इतना। इसके बाद सेकंड पार्ट और करा देता हूँ। -5 -1 3 और 7 डैश डैश। तो पहले फर्स्ट टर्म तो -5 ही आ गया। फिर पूछा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जो है A2 है आपका -1, फिर माइनस फार्मूले का, फिर A1 की वैल्यू -5 है, ऑलरेडी -5 है, तो क्या हो गया +5। भी 2 माइनस इकट्ठे हो गए, एक तो ये माइनस और एक इसका माइनस,
तो 5 में से 1 गया, क्या आ गया 4। तो फर्स्ट टर्म ए है -5 आ गया और डी आपका 4 आ गया। तो इस पार्ट के, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है। तो आज का बेटा आपका वर्क यही है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। कल क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्टार्ट करेंगे। ओके, और पीछे वाली आपकी 2 प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। ठीक है बेटा, तो ये 2 क्वेश्चन आज करना। थैंक यू।